बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। बुध 18 सितंबर का इख्तिताम हो रहा है और 19 सितंबर जुमरात के दिन का आगाज़ हो रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे वीकेंड मिडनाइट ऑपरेशन फ्लॉप होने के हवाले से। ये जो नाम है वीकेंड मिडनाइट ऑपरेशन, ये मशाहिद हुसैन सैयद साहब ने रखा है। वो ऑपरेशन जो हुकूमत ने करने की कोशिश की, हफ्ता इतवार जुमे से इसका आगाज़ हुआ था और फिर पीर के दिन तक सब कुछ वाज़े हो गया कि किस तरीके से हुकूमत नाकाम हुई है और इसकी आफ्टर मैथ में अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक नई कोशिशों का आगाज़ हुआ था, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। मौलाना फजलुर रहमान कहाँ रवाना हो गए हैं और इसका अब इम्पैक्ट क्या होगा, इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए आगाज़ में मैं आपको ये बता दूं कि शुरू में ये लग रहा था, जाहिर है कि जब धमाका होता है कोई बहुत जिससे कान जो है वो शल हो जाते हैं, इंसान की सोचने समझने की देखने की सलाहियत जो है वो कुछ वक्त के लिए मफकूद हो जाती है। इसी तरीके से उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके इर्द गिर्द गर्दो गुबार इतना है कि वो नुकसान का तखमीना नहीं लगा सकता। तो अब जब गुबार छटने लगा है तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि किस कदर नुकसान हुआ है हुकूमत को, हुकूमती इत्तेहाद को, और आइंदा इनके लिए चलना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर इस सूरत हाल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। जितना बड़ा डैमेज हुआ है, जितना बड़ा नुकसान हुआ है हुकूमत को, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिन्यूड एफर्ट जो है वो करने की कोशिशें की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मैदान में छलांग लगाई, हुकूमती ज़ोमा जो हैं वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को राम कर लें। लेकिन इस दौरान एक अनथिंकेबल चीज़ अचीव की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जो इमरान खान की टीम है, सियासी टीम, जिसको टास्क सौंपा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और अपोजिशन के एक वसीतर इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जाए। अगरचे ये अभी बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन जो बुनियाद पड़ती हुई नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन होगी। ख़ास तौर पर जो बुध के दिन की डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने ये बड़ी हद तक वाज़े कर दिया है कि अब पीटीआई की सिचुएशन ये है कि वो क्रीज से बाहर है और जो बॉलर सामने खड़ा है उसको समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की डिलीवरी करवाए, क्योंकि बड़ी जारहाना बैटिंग का और ताबड़तोड़ किस्म की डेवलपमेंट्स का आगाज़ हो गया। बुध के रोज़ क्या हुआ? बुध के रोज़ ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान, अचानक से पता चला कि असद कैसर साहब जो हैं वो एक ज़ोहराने का एहतमाम कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान, वही मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने इतवार की रात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने घर वेलकम करने से, रिसीव करने से इनकार कर दिया था। ये सबको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनको मनाने के लिए, उनसे वोट मांगने के लिए उनके घर आना चाहते थे और उस घर आने के लिए सिक्योरिटी जो रूट है वो लग चुका था। ये बात तकरीबन सर्टन थी कि अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ जाएंगे। वही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पहुँचे उस ज़ोहराने में, जिसका एहतमाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था। उसमें कौन कौन शरीक था, उस दौरान क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन हैरान कुन तौर पर जिन लोगों ने वो वीडियो देख चुके हैं, जो कि मौलाना फजलुर रहमान जो गुफ्तगू जब कर रहे थे, एक बड़े ही शॉर्ट किस्म की उनकी गुफ्तगू वापस जाते हुए उन्होंने की, क्योंकि मीडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस गुफ्तगू में जिस शख्स ने भी मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे की तरफ देखा है, वो अपना चेहरा सपाट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक अजीब व गरीब किस्म की हशाशियत है, तमानियत है और वो इत्मीनान बताता है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक फातेह वाली मुस्कुराहट, दबी दबी मुस्कुराहट जो है वो ज़ेरे लब मुस्कुराहट देना चाहते हैं। और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें भी बड़े मतालिब जो हैं वो पनाह हैं। मैं आपके सामने पहले तो वो तमाम मंजरनामा और जुज़ियात के साथ रख देता हूँ कि उस ज़ोहराने में क्या हुआ, और फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करके हुकूमत ने तो इस फायर फाइटिंग की स्टेज के ऊपर 26 अक्टूबर से पहले कुछ अचीव करना था। लेकिन जितना बड़ा गैप इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद आने जा रहा है, उससे लगता यह है कि 26 अक्टूबर जो है वो अब जो है वो डी डे शायद ना बन सके। उससे पहले वो चीज़ें जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है वो ना हो, और उस तरीके से भी ना हो सके जिस तरीके से हुकूमत ये सब कुछ अचीव करना चाहती थी। अब तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, बल्कि पहले आप ऐसा कीजिए कि मैं आपको सुनवा देता हूँ मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, फिर ज़रा हम इसकी जुज़ियात पे आएंगे। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था?
लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साथ कर लेते। फरहान साहब, आपके इत्तेहाद पर जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये इत्तेहाद टूटे, तो इस पर क्या कहेंगे? आज बड़ी खबरें चली हैं कि इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर एक कहकहा और फिर मौलाना फजलुर रहमान रुखसत हो गए। ये जो ख़बरें चलवाई गई थी, जो अडियाला पे में जो कुछ हुआ, उस एंड के बारे में गुफ्तगू मैं अगली वीडियो में करूँगा। अब इसकी तफसील ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत का मुजव्वज़ा मुसव्वदा यकसर मुस्तरद कर दिया है, कम्प्लीटली रिजेक्टेड। यानी कि एक तो पहले ये बात चल रही थी ना कि नहीं, सिर्फ़ एक या दो नुकात ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई इख्तलाफ राय मौजूद है और वो बॉटल नेक ख़त्म कर दिया जाएगा, वो रुकावट दूर कर दी जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया जाएगा। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि मैंने यकसर मुस्तरद कर दिया इस मुसव्वदे को, तो फिर अब उनकी गालिबन यू टर्न की गुंजाइश नज़र नहीं आती। कश्तियाँ, मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान अब बाकायदा उसका ऐलान कर रहे हैं कि मैं जला चुका हूँ। और शायद मौलाना फजलुर रहमान ने डीप डाउन कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ की है कि इस हुकूमत की जो सिंकिंग बोट है, जो डूबता हुआ डोलता हुआ जहाज़ है, इसका मुसाफिर बनने से बेहतर ये है कि वो ऑलरेडी को बहुत अच्छी पॉलिटिकल जो है वो पोजीशन में नहीं रहे गुज़श्ता कुछ अरसे से। इस वक्त जो पॉपुलर लाइन है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, इस पोजीशन पर वो खड़े रहेंगे तो फिर ही हैज़ बेटर चांसेस बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी अवामी हिमायत को इंटैक्ट भी रख सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर, वो उनको गालिबन बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। अब आगे मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के घर से जब रवाना हो रहे तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने हुकूमत का मुजव्वज़ा मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, वो किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो वो भी कहते हैं कि हमारा मुसव्वदा नहीं, फिर जो मुसव्वदा दिया गया वो क्या था? यानी हुकूमत अब यहाँ पर इस कदर डैमेज जो है वो हो चुका कि हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि अब हमने कहना क्या है। तो राना सनाउल्लाह साहब एक नई इख्तरा लेकर आए हैं कि 3 मुजव्वज़ा मुसव्वदे थे, हमें नहीं मालूम कि फ़लाँ के पास क्या था, तो वोटिंग करने के लिए बंदे किसके ऊपर इकट्ठे किए थे। बहरहाल ये क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं सेपरेटली बात कर चुका हूँ तो आई नॉट गो इनटू दैट और रिपीट दैट। अब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो क्या था फिर जो हमें दिया गया था। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुसव्वदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, और जो मुसव्वदा हमें दिया गया उसका मुताला किया वो तो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने कहा कि ये कौम की अमानत जो है, जो मुल्क की अमानत है, उसमें बहुत बड़ी ख़यानत होती अगर हम इसका साथ देते। फिर मौलाना फजलुर रहमान से जब ये सवाल हुआ, आप सुन चुके ऑलरेडी कि इमरान खान जो है उन्होंने आपके हवाले से सवाल के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर एक और सवाल हुआ जिसके जवाब में मौलाना ने कहा कि मुसव्वदा जो है वो किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं था, अगर हम इन तरामीम पर हुकूमत का साथ देते तो फिर तो ये बहुत बड़ी ख़यानत हो जाती। साथ ही जब असद कैसर के घर मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे थे तो उस वक्त उनसे सवाल किया गया था कि क्या आज आप के एजाज़ में ज़ोहराना है, ये ज़ोहराना किसके लिए किया गया। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि असद कैसर ने मेरे घर बड़े खाने खाए हैं, अब हमारी बारी है कि हम यहाँ पर आएँ और हम यहाँ पर खाना खाएं। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मुलाकात कर चुके हैं गुज़श्ता कुछ वक्त में मौलाना फजलुर रहमान से। डॉक्टर आरिफ अलवी उसमें शामिल थे। फिर आपको पता है कि हुकूमती साइड से भी एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इन मुलाकातों के हवाले से अब जो चीज़ सामने आई है वो बड़ी हैरान कुन है। हुकूमत जो है वो उसकी सरतोड़ कोशिश ये थी और ये अंदर बातें चल रही थी कि अब बहुत जल्दी हुकूमत को जो है कुछ ना कुछ करना होगा। फैसल वावडा का बयान, मुनीब फ़ारूक की ट्वीटें उनके लिए अजाब बनी हुई हैं।
وہ ان کے نکمے پن اور نااہلی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو لگ یہ رہا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں بلاول بھٹو زرداری جس طریقے سے اس تمام کی آفٹر میتھ میں ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان کی طرف پہنچے, جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی سمیت بہت سارے لوگوں نے ملاقاتیں کی, کرنے کی کوشش کی, اور بات چل رہی تھی کہ ابھی شاید مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو کہیں گھیرنے گھارنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اتھے, وہ حکومت کے لیے یہ کر دی پوزیشن کہ میں اتھے تو ڈھول ملتان ہے. مولانا فضل الرحمان روانہ ہو گئے ملتان کے لیے, اور یہ ٹور کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. 10 دن کے لیے مولانا فضل الرحمان نے شہر اقتدار سے رخصت لے لی ہے. وہ روانہ ہو گئے ہیں, ملتان جائیں گے, سندھ جائیں گے, غالباً بلوچستان بھی جائیں. بہرحال وہ 4-5 اسٹیشنز پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کہیں 2 دن گزاریں گے, کہیں 3 دن گزاریں گے, اور اپنی جماعت میں جو انٹرا پارٹی انتخابات اور دیگر معاملات چل رہے ہیں وہ اس طرف چلے گئے. یعنی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومتی ٹیم کے لیے جو مذاکرات کرنے والی تھی, جو ان کو بہلانے پھسلانے آفرز دینے والی تھی, ان سے جو ہے انہوں نے دوری اختیار کر لی ہے. وہ ان کی اپروچ سے باہر ہو گئے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کا واپس آنے کا کم از کم اگلے 10 دن تک کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ غالباً 19 جو ہے وہ 28 یا 29 ستمبر تک مولانا فضل الرحمان شہر اقتدار میں موجود نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا قلیل وقت رہ جائے گا کہ 26 اکتوبر سے پہلے یہ ممکن بنانا کہ اس دوران جو ہے مولانا فضل الرحمان کو منا بھی لیا جائے گا, کوئی نیا مسودہ اس کے اوپر ایک براڈر کنسنسس بھی ڈیولپ کر لیا جائے گا, آئینی عدالتیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کے لیے کوئی کنسنسس ہو جائے گا, یہ اب ممکن نظر نہیں آتا. کیونکہ وقت جو ہے وہ حکمرانوں کے یا جو موجودہ حکومت ہے اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس میں ٹائم جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب یہ وائبز مل رہی ہیں. ہمارے جو دوست ہیں جو کور کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 اکتوبر سے 25 اکتوبر کے درمیان کسی بھی وقت توقع رکھیں کہ فیصلہ جو ہے 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک چیز تو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ایک تو ان کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب کون سا رخ اور کون سا جو ہے وہ صورت اختیار کر لیں. فی الوقت جو مولانا فضل الرحمان کا کنڈکٹ ہے, جو ان کی باڈی لینگویج ہے, جو ان کی گفتگو ہے, وہ بڑے حد تک یہ واضح کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جس بدلے کی آگ میں جل رہے تھے, وہ بدلے کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو جو لگتا تھا کہ ان کو صدر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا, ان کے ساتھ وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. انتخابات میں ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کی باتیں کی گئیں, پھر ان کو کٹ ٹو سائز کر بھی دیا گیا. ان کی جو بیٹی ہیں ان کو جس طریقے سے انسیریمونیل مینر میں چھوڑنا پڑا, گورنر کے پی کا جو گھر ہے وہاں سے رخصت ہونا پڑا, وہ ان کے دل میں قلق موجود تھا. ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ وہ جس صورتحال سے گزرتے رہے, غفور حیدری صاحب کے بارے میں اور ان کے جو معاملات ہیں بلوچستان میں, اس معاملہ کے حوالے سے بھی ان کے کچھ جو ہے وہ خدشات موجود تھے. تو ایک ایسی سچویشن جس میں مولانا فضل الرحمان اب یہ وائبز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کم از کم ان کو یہ چہرے سے یہی لگتا ہے کہ ان کی جو بدلہ تھا وہ بڑی حد تک جو ہے وہ شاید پورا ہو گیا ہے. حکومت کو جتنا بڑا دھچکا لگا ہے, لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا, یہ میری اسیسمنٹ ہے, آئی کوڈ بی رانگ, وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے جو یہ سب کچھ کیا ہے یہ پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کو جہاں اپنا سیاسی فائدہ فی الوقت نظر آ رہا ہے, مولانا فضل الرحمان نے اپنا جھکاؤ, اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیا ہے. کل کو اگر حکومت جو ہے وہ سکسیسفل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا وہ تحریک انصاف کو دبانے میں کامیاب نظر آتی ہے, تو مولانا فضل الرحمان کین آلویز سوئچ دا بوٹس. وہ ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہیں, ان کا مزاج بالکل مختلف ہے, بڑے زیرک ہیں, وہ اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں. تو یہ اصول اور اس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے, یہ فائدے کی بنیاد پر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جہاں اپنا زیادہ سیاسی فائدہ نظر آئے گا مولانا فضل الرحمان اس جگہ چلے جائیں گے. دوسرا, اب یہ بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے, جو آئینی ترامیم تھی ان ترامیم میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ سے کامیاب ہو جاتی, وہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ پوری ہو جاتی, تو کم از کم خیبر پختونخوا اور بلوچستان, وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا شاید داخلہ بھی بند ہو جاتا. وہ اپنے حلقوں میں, اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے. ان کی پارٹی کے لیے اپنے علاقوں میں سیاست کرنا اور پھر
मुस्तकबिल में सियासत करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब 2/3 अक्सरियत फिर जो है वो मिले और फिर उन चीज़ों को रिवर्स किया जा सके। ख़ास तौर पर जिस तरीके से बाशगाफ अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके लीगल एडवाइज़र्स हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, वो ये बात बार बार ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 8 में और आर्टिकल 199 में कुछ ऐसी तब्दीलियां थीं और फ़ौजी अदालतों के हवाले से थी। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसको भी क्लियर कर दिया है कि जो उन्होंने कहा कि बहुत ही ख़तरनाक थी। और तो अब मुकम्मल तौर पर मुसव्वदा मुस्तरद हो जाने के बाद और मौलाना फजलुर रहमान के 10 दिन के लिए शहर इक़्तिदार छोड़ने के ऐलान और यहाँ से अपने एक टूर के ऊपर निकलने की बुनियाद के ऊपर अब कम से कम यही लगता है कि 26 अक्टूबर से पहले हुकूमत का ये जो ख्वाब है, ये जो ख्वाहिश है कि ये आइनी तरमीम मंजूर करवा ले, ये कम से कम पूरी होती नज़र नहीं आती। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।